चलो बच्चों, एक छोटा सा रिवीजन है ये यूनिट 2 का। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का जो यूनिट 2 है ना, उसका एक छोटा सा रिवीजन ले रहा हूं मैं, स्पेशली जो उसका न्यूमेरिकल पार्ट है उसके लिए। तो यूनिट 2 का जो नाम है वो मैं आपके सामने पहले लिख दूं, इनकम डिटर्मिनेशन। आप इसको फास्ट में देख लेना, ठीक है। इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हो, ठीक है। स्टार्ट करता हूं मैं बच्चों आपके लिए। तो जो कीन्स साहब हैं, जेएम कीन्स, आपको पता है ना, जिन्होंने डिप्रेशन पीरियड को लेके, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड को लेके बुक्स लिखी हैं, उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। हेलो। हाँ। हाँ। हाँ ना। टॉपिक का नाम है दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब कीन्स साहब के हिसाब से इक्विलिब्रियम कंडीशन नॉर्मली क्या होती है, तो आपको तो पता है नॉर्मली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कोई भी इकोनॉमी के लिए। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। यस सर, 100%, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हर इकोनॉमी लाना चाहती है। क्लियर है ना? जब डिमांड और सप्लाई इक्वल फेज में आ जाए ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसे अचीव करेंगे अपन? तो नंबर वन, सर सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे ये, सही है। फिर हम लोग एडी को बाइफरगेट करेंगे कि एडी में क्या क्या आता है एग्रीगेट डिमांड में। आपको पता है एडी में आता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नंबर टू, फिर हम लोग लिखेंगे एएस का इक्वेशन। एएस में क्या आता है, तो हमने पढ़ा है सर, एएस में आता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। फिर हम इन दोनों को इक्वेशन को साथ में लेके आएंगे। तो अगर लॉजिकली देंगे तो सी प्लस आई प्लस सी प्लस एस आ गया। सी और सी कट जाएगा तो आई इक्वल्स टू एस। जितनी सेविंग उतना इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इसको हम एस इक्वल्स टू आई भी कह सकते हैं। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। तो कीन साहब की दो अप्रोच है इक्विलिब्रियम को लेके। कितनी अप्रोच है? दो अप्रोच है, टू अप्रोच। क्या फाइंड आउट करना है उनको बोलो, क्वेश्चन में भी ऐसे पूछेगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए। वो दो अप्रोच क्या कहती है बेटा, फटाफट समझने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोनों अप्रोच क्या कहती है। उनकी जो नंबर वन अप्रोच है वो डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई को लेके है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आएंगे। और दूसरी अप्रोच भी कहती है बेटा व्हेन सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ये उनकी एक अप्रोच है। ठीक है, बट इसमें एक आपको शर्त माननी होगी, एक नोट लिखना होगा आप लोगों को, एक अजम्पशन लेके चलना होगा कि जो एडी है दैट इज एग्रीगेट डिमांड, जो एएस है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, जो सेविंग्स है आपको पता है, और जो इन्वेस्टमेंट है, ये सब ये सब प्लान्ड है। हमने ऐसा सोचा है, इसको हम एक्स एंट भी कहते हैं कि फ्यूचर में हम इतना, फ्यूचर में इतनी डिमांड होगी, उसके आधार पर इतना सप्लाई होगा, इतनी सेविंग्स होगी, इतना इन्वेस्टमेंट होगा। एक्चुअल नहीं है, एक्सपेक्टेड है। इसको लेके उन्होंने बोला, इस अप्रोच में उन्होंने बोला मैं चार अजम्पशन के साथ चलूंगा इस अप्रोच को प्रूफ करने के लिए। चार अजम्पशन। पहला अजम्पशन क्या है कि हम लोग इस स्टडी को सिर्फ टू सेक्टर मॉडल में देखेंगे। टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल क्या होता है आपको पता है? हाउस एंड फर्म। हाउस होल्ड एंड फर्म, इनमें यहां सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में आएगी, इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में आएगी।
इकोनॉमी अपने आप इक्विलिब्रियम में आएगी, ऐसा इनका कहना। ठीक है, दूसरा assumption, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट, वो ऑटोनॉमस है। मतलब दुनिया में कितनी भी बुरी हालत हो देश की, दुनिया की, एक ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। देश दुनिया की कोई भी हालत हो, ये एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये एक्सपेंडिचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब देश अच्छा करे या बुरा करे, हम इतना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। देश की नेशनल इनकम कुछ भी हो, ये इन्वेस्टमेंट इतने होगा। और आपको पता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कौन करता है, गवर्नमेंट। कौन करती है, गवर्नमेंट। तीसरा जो असम्पशन है बेटा, वो बड़ा खतरनाक है। प्राइस लेवल भी कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पर, ना कम होंगे ना ज्यादा। चौथा जो असम्पशन है बच्चे, वो भी बहुत जबरदस्त है, कि हम लोग हमेशा इस मार्केट को शॉर्ट रन में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, अब शॉर्ट रन में ही मार्केट अपने आप को एडजस्ट करता है। क्लियर है ना। लॉन्ग रन का मतलब तो मोर देन 1 ईयर है ना, हमें नहीं पता मोर देन 1 ईयर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो शॉर्ट रन में तो 4 असम्पशन हो गए। कौन कौन से 4 असम्पशन हो गए, फटाफट देख लेंगे। ये जो इनकी टू अप्रोच है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल को, वो 4 असम्पशन पे बेस्ड है। इतने 2 सेक्टर मॉडल की बात करेगा सिर्फ हाउस होल्डर फॉर्म, इसमें सरकार और फॉरेन सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनॉमस होगा, मतलब हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं है। और वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा कौन करेगा, गवर्नमेंट। प्राइस लेवल कांस्टेंट रहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के। और ये हम लोग ये जो स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट रन की है, इट्स लाइक क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अप टू 1 ईयर। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर, 100% क्लियर हो गया। अब इसकी 2 अप्रोच है, वो आपको तो पता ही है। अप्रोच कैसी है, बड़ा इजी है। पहली अप्रोच का नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई वाली अप्रोच। बिल्कुल सर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये अप्रोच दोनों अपन क्या पढ़ रहे हैं, कीन साहब की अप्रोच है। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पहले ये बता दो सर। हम लोग उसको डिनोट करते हैं C+I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये तो क्लियर होगा आप लोगों को? यस सर, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको हम कैसे अप्रोच करते हैं बेटा, लो C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग से करते हैं, है ना। जब पैसा आएगा, एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। वाई, पैसा आएगा तो पहले आप कंज्यूम करोगे, फिर बचे हुए पैसे को सेव करोगे, एज सिंपल एज दैट। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि जब आप कंजम्पशन गुड्स की डिमांड करते हो, इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड करते हो, ये लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ चुका हूँ, कोई बोलने की बात ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं बैठता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एग्जाम में अगर आपको उसने एम्प्लॉयमेंट दे दिया, मतलब नेशनल इनकम की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है, नेशनल इनकम की बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, सेविंग की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ईडी निकालने बोला उसने, फॉर एग्जाम्पल C+I, AS निकालने बोला, फॉर एग्जाम्पल C+S, और आखिर में आपके जो रिमार्क्स होते हैं। तो अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो ये इनिशियल लेवल पर 0 है, ये भी 0 है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कुछ तो होगा ना, C बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, 0 इनकम पे भी। ये डिस सेविंग्स होती है, कहीं और से पैसा निकाला है आपने, जो जमा करके रखा था। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो कांस्टेंट रहेगा, बराबर है कि नहीं, बाय गवर्नमेंट। एग्रीगेट डिमांड, सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो ये है मेरा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कितनी है मेरी, 80, ठीक है। C+I 80 आएगा, और C+S देख लेते हैं कितना आ जाएगा बेटा, 40 - 40 0, पहले वाले में। तो यहाँ पर AD इज ग्रेटर देन क्या हो गया बताइए, AS। गौर से देख रहे हो आप लोग, है ना। फिर मान लेते हैं आपको रोजगार मिला, तो आपके पास इनकम आ गई 100 रुपए की, है ना। और आपका उस वक्त ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है, या कंजम्पशन कितना है, अज्यूम करो 120 है।
आपकी डिस सेविंग्स कितनी हो गई, -20। तो आपका एग्रीगेट डिमांड कितना आ जाएगा सर, बहुत सिंपल है, 120 मेरा कंजम्पशन है, सी प्लस आई होता है, तो सी प्लस आई, ये सी है, ये आई है, ये हो जाएगा 160, और सी प्लस एस मेरा क्या आएगा, एग्रीगेट सप्लाई, 120 माइनस 10 कितना आ जाएगा बेटा, 100। यहाँ पर भी अपन क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। ऐसी चीजें आगे जाती जाएंगी, और एक मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा ये चीजें। फिर एक समय ऐसा आता है यहाँ पर कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो 40 लाख है, आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 400 हो जाती है, और आपकी जो एग्रीगेट डिमांड, एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, 360 हो जाता है, आपकी सेविंग्स 40 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों को मिलाते हैं सी प्लस एस, बोलो भाई सब कितना हो जाएगा, 400। इसको भी मिलाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 400, और हम इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। ये आपको याद रखना होगा, कैसे निकाला मैंने, अपने देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। अगर इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो बहुत ज्यादा आसान होगा, सिंपल फंडा है। आपको पता है यहाँ पर इनकम आएगी, ना नेशनल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड। पर एग्रीगेट डिमांड कभी आपकी जीरो नहीं होती, क्योंकि हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहता है आपका, सी बार। एग्रीगेट सप्लाई कैन बी जीरो, इनकम कैन बी जीरो, ये आप लोगों को पता है। इसको वाई भी बोल सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हो, क्लियर है। एग्रीगेट डिमांड, अब इसको लिख लेंगे, इसको आप सी प्लस आई भी कहेंगे। इनिशियली आप कंज्यूम करते हो, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, क्लियर है। ये आपका हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, सही है। जहां से भी पानी की आवाज आ रही है ध्यान मत देना, कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी का घर है, आवाज आती रहेगी इधर उधर से। ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम। अब आपको पता है ना क्या होगा सर, बहुत इजी है। अगर यही एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, तो मुझे डेफिनेटली बोलो बेटा क्या होगा, अगर ये बढ़ेगी पहले तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जब दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, इफेक्टिव डिमांड। कि डिमांड इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव नहीं है, देश के हित में है, देश के खिलाफ नहीं है। अगर ऊपर गई तो इनइफेक्टिव, नीचे भी आई तो इनइफेक्टिव, बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ हमको डिमांड के हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट करना पड़ता है ना, यहाँ सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ सप्लाई को कम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस सर 100%। हाँ, तो ये जो आपकी ब्लैक वाला जो है ना, ये आपका प्लान्ड है, प्लान्ड एक्स एंट है, ये उम्मीद है आपकी कैसा होगा, प्लान्ड है आपका। और ये जो रेड वाले ना ऊपर नीचे वाले, ये आपके एक्चुअल है, या तो उम्मीद से ज्यादा हो गया या उम्मीद से कम हो गया, जिसको आप एक्स पोस्ट कहते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अगर उम्मीद से ज्यादा डिमांड हो गई तो मतलब इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी। अगर उम्मीद से ज्यादा डिमांड हो गई, उम्मीद थी कि ई आएगा बट वो मान लो E2 पहुंच गया, ज्यादा डिमांड हो गई, तो क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री फॉल। जितनी जरूरत थी, जितनी इन्वेंट्री मेरे पास थी, उससे ज्यादा डिमांड हो गई, है ना। इन्वेंट्री फॉल बिलो डिजायर्ड लेवल, कम पड़ गया ना सामान। और अगर ये कंडीशन रही, एडी इज लेस देन एएस, तो इन्वेंट्री बच जाएगी आपकी। आप बेचना इतना चाह रहे थे ई, और डिमांड हो गई इतनी। क्लियर है कि नहीं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर आप, क्या होने वाला है यहाँ पर बताओ, अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री। आपके पास यहाँ माल बच जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। इससे आपका एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, होगा कि नहीं होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, आउटपुट भी कम होगा। ये दोनों कंडीशन भूलना मत। क्लियर हो गया यहाँ पर, बोलो डायग्राम समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, क्या है क्या नहीं है, क्या पूछ सकता है एग्जाम में, कौन कौन से तरीके से। उसकी दूसरी अप्रोच क्या है, मैं आपके वही एंड के लिए बता दे रहा हूँ। दूसरी अप्रोच क्या है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये बहुत इजी है, अगर इसको फॉर्मूले में देखें, इनकम, ये हो गया कंजम्पशन, ये हो गया सेविंग्स, ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया रिमार्क्स। वही लॉजिकली इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा, दैट इज सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। दिस सेविंग्स, पैसा निकाल निकाल के खर्च कर रहे हैं, घर में रखा हुआ है उधार लेकर,
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो देश के लोग करेंगे ना भाई, सरकारी सब कुछ थोड़ा ना करेगी। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पर आपकी सेविंग जो है वो ग्रेटर देन क्या है, सॉरी लेस देन क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपके पास पैसा आया 100 रुपए, आपने फॉर एग्जाम्पल कंज्यूम किया 120 रुपए, है ना बेटा, और आपकी ये -20, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप लोग पता है, बताने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी आपकी सेविंग कम है, ये सर यहाँ भी मेरी सेविंग कम है, किसके कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट में। इसको भी थोड़ा आगे ले जाता हूं मैं। एक ऐसा जोन आएगा आपकी कैलकुलेशन में जहां ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगी आपकी 360। सर ये 360 कैसे होगा? सी प्लस आई, सी प्लस आई, है ना। 360 हो गया आपका, हमने अज्यूम किया कंजम्पशन 360 है। अब सी प्लस आई कितना, 400, है ना, और सी प्लस एस भी कितना होगा, 400 होता है। ये सेविंग्स भी हमने यहाँ ले लिए, तो सी प्लस आई भी कितना है बताओ, 400, और सी प्लस एस भी कितना है यहाँ पर, सॉरी, है ना, हाँ, सी प्लस एस भी कितना है यहाँ पर, 400। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से तो इक्वल हो गए, और ये एस है और ये आई है, ये वैसे भी इक्वल हो गए। यहाँ पर एस इक्वल्स टू आई, ये भी एक तरीका है इक्विलिब्रियम हासिल करने का। ये वाला जो था 360 सी को ऐड करके, ये एग्रीगेट डिमांड अप्रोच वाला था। ये डायग्रामेटिकली भी एक बार मैंने आपको समझा दे रहा हूँ, बहुत इजी है, फटाफट क्लियर कर लेंगे। डायग्राम जो है वो मैंने बनाया एग्रीगेट सप्लाई का, इसको आप वाई भी कह सकते हो, नेशनल इनकम। एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए हमेशा वो यहां से निकलती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि भाई? वो एक सेकंड बंद नहीं होना चाहिए, अपन लगे हुए हैं काम पे। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक सेकंड। डायग्राम कहाँ गया, डायग्राम कहाँ गया, यस। ये आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई है, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये आपको पता है एग्रीगेट डिमांड है, जो कभी जीरो नहीं होती, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। यस सर, यहाँ पर हमारा होता है AD इक्वल्स टू AS 100%, और ये AD है तो AD होता है सर C प्लस आई, और AS क्या होता है बच्चों, C प्लस S, भूलना नहीं है। सही है, तो अगर इसको लॉजिकली देखें, थोड़ा सा अकल लगा के देखेंगे, तो यहाँ पर आपका सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है, तो ये तो चिंता की बात नहीं है, ये तो बढ़िया बात है, ये तो बढ़िया बात है। और अगर इसी डायग्राम को हल्का सा हम चेंज करते हैं, हल्का सा हम चेंज करते हैं, अगर मैंने एक मिनट थोड़ा सा गलत बना दिया, लॉजिकली देखें तो सेविंग्स जो होती हैं आपकी नॉर्मली, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका आई है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 40 था अपने एग्जांपल में, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक मिनट, हाँ बच्चों, मैं ये डायग्राम को थोड़ा सेंसिबिलिटी नीचे ले लेता हूँ। इसी डायग्राम पे देखना, जो ऊपर बना हुआ है उसी से कनेक्ट करके बनाएंगे। ये आ गया, ये आ गया, क्लियर है। ये हो गई आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कांस्टेंट है, याद है। ये हो गई आपकी सेविंग, यहाँ नेगेटिव थी, डिस सेविंग्स, है ना। इनिशियली जब कंजम्पशन बढ़ रहा था तो जेब से निकाल निकाल के, घर से निकाल निकाल के पैसे खर्च किए ना अपने, डिस सेविंग्स। यहाँ पर नो सेविंग्स, और यहाँ पर सेविंग्स, ऐसे ही था ना। यहाँ डिस सेविंग्स, तो डिस सेविंग्स का मतलब ये है ना कि सेविंग्स नेगेटिव है, क्लियर है। और जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया, मतलब ये इक्विलिब्रियम आएगा, ऐसा ही कुछ होगा, क्लियर है। और जब AD इक्वल्स टू AS होता है, बोलो ये क्या है, सेविंग की लाइन है, ये किसकी, इन्वेस्टमेंट है,
तभी क्या होता है, एस इक्वल्स टू आई भी होता है। डायग्राम देख लो आप लोग, मतलब जितनी सेविंग है आप उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो गया है। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ये डायग्राम समझ लो, इजी है। सही है। तो अगर इसको एक फॉर्मूले के थ्रू देख लें, अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, बोलो बेटा, अगर सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में तो क्या होने वाला है। तो ऐसा अज्यूम करेंगे, अब मतलब मैं पैसा बचा रहा हूँ, खर्च नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कम हो जाएगा, कंजम्पशन। अगर सेविंग ज्यादा है मतलब कंजम्पशन कम है, तो मतलब जो मैंने इन्वेंट्री बना के रखा था वो बच जाएगी, कोई माल ही नहीं खरीदेगा, तो इन्वेंट्री राइजेस। क्योंकि पैसा लोग बचा रहे हैं ना, खर्च नहीं कर रहे हैं, यही तो अज्यूम करना है कि लोगों ने पूरा पैसा बचा लिया है, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। अब इन्वेंट्री बढ़ जाएगी मतलब आपका कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। सिंपल। तो आपको सप्लाई को मैच करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा डिमांड के कंपेरिजन में। अब इसको उल्टा कर दो, इफ सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है, मतलब लोग पैसा कम बचा रहे हैं, मतलब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इन्वेंट्री यहाँ पर क्या होगी, कम पड़ जाएगी, ऊपर ज्यादा बच गई थी, यहाँ कम पड़ जाएगी, तो इन्वेंट्री फॉल, उम्मीद से ज्यादा हो गया ना डिमांड, इन्वेंट्री फॉल्स बिलो दी लेवल, जो डिजायर्ड लेवल था उससे कम पड़ रही है। तो यहाँ क्या करना, यहाँ कंडीशन क्या होगी, एग्रीगेट, बोलो, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई को ऊपर ले आना पड़ेगा, यहाँ सप्लाई को ऊपर ले आना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा, और यहाँ बोलो, यहाँ सप्लाई को नीचे लाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। सिंपल, समझ गए ये दोनों कंडीशन, बोलो। 100%। ओके, क्लियर। यस सर। तो अगर डायग्रामेटिकली समझो यार तो बड़ा इजी हो जाती है चीजें, अगर डायग्रामेटिकली समझेंगे तो बड़ी इजी है। अगर ये कंडीशन ले लें हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फुल एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्सेज बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहे हैं, जितना डिमांड था उतना ही सप्लाई है। ये तो बेस्ट कंडीशन हो गई ना, ये नंबर 1 हो गया। अब इसी को अब थोड़ा सा नीचे ले लोगे, अब इसका मतलब यहाँ जितने लोगों को काम चाहिए था सबको काम मिल रहा है इस कंडीशन में, है ना। यहाँ पर मतलब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी लोग घर में बैठे होंगे वो वॉलेंटरली बैठे होंगे। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा अगर अपन लॉजिकली चेंज कर दें, ये हो गया आपका एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज नेशनल इनकम। सही है, बोलो यार, ये आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है। उम्मीद थी, प्लान था कि इतनी डिमांड होगी, प्लान है ना सब कुछ, बट एक्चुअली में इतनी हुई, उम्मीद से कम। तो अब रिसोर्सेज का क्या होगा, बोलो, आपको सप्लाई को कम करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड कम है, बोलो। तो अंडर यूटिलाइजेशन होगा, बोलो, अंडर एम्प्लॉयमेंट, नौकरियां जाएंगी यहाँ पर लोगों की, होगा कि नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा या अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे, है ना, अंडर यूटिलाइज होंगे। ये हो गई सेकेंड कंडीशन। सही है। अब थर्ड कंडीशन, पहले एग्रीगेट सप्लाई बना लिए, ये आपका हो गया एग्रीगेट डिमांड हो गई ओरिजिनल वाला इक्विलिब्रियम। बोले बेटा, अब ये आपकी डिमांड उम्मीद से ज्यादा हो गई, प्लान से ज्यादा हो गई, अपने तो प्लान किए थे ना, इतनी होगी उस पर इतना खर्चा करेंगे, इतना गुड्स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला बताइए, वी नीड मोर रिसोर्सेस। अब यहाँ तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका था, इससे ज्यादा रिसोर्सेज तो मेरे पास एग्जिस्ट करते ही नहीं ना भाई, करते ही नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या करूंगा मैं, डेफिनेटली आपको नए रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, यू नीड मोर रिसोर्सेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसके आगे तो बढ़ नहीं सकते आप, बट आपको नए रिसोर्सेस लगेंगे, न्यू रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। ठीक है, टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं, ये वाली इक्विलिब्रियम में जाने के लिए।
खत्म हो गई कंडीशंस, इजी तो है, उसे भूलना मत। और फॉर्मूले जो हैं वो तो बहुत इजी वे में ही है। मैं चाहता हूँ फॉर्मूले को तो बिल्कुल ना भूलें, एग्जाम में पूछता है। अगर आपको पूछा उसने कि इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो, क्या बोला, इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो, है ना, एग्रीगेट डिमांड साइड से। किस साइड से? एग्रीगेट डिमांड साइड से। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पहले बना लेना सर। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। क्या निकालने बोला अगर उसने इक्विलिब्रियम आउटपुट? कौन सी साइड से? एग्रीगेट डिमांड साइड से, तो सी प्लस आई है। अब आपको तो ये भी पता है कंजम्पशन का अपना एक फॉर्मूला होता है, सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कभी जीरो नहीं होगा, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, नेगेटिव लेवल ऑफ इनकम। बी मतलब इंड्यूस कंजम्पशन, जो इनकम के हिसाब से चेंज होगा, ये ऑटोनोमस। पैसे नहीं भी होंगे तब भी कुछ तो कंज्यूम करूंगा ना कहीं से जुगाड़ करके। और हम लोग बी को एक और नाम बोलते हैं, चलो बोलो बी को हम लोग और क्या बोलते हैं? एमपीसी। बोलो फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा लग्जरी गुड्स के लिए होती है, ड्यूरेबल गुड्स के लिए होती है, लग्जरी गुड्स, एसेंशियल गुड्स के लिए नहीं, ना, इनकम के हिसाब से। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। चलो बोले यार, है ना। तो अपन एक काम करते हैं सर, जिस वक्त देश में डिमांड हो रही है, एज्यूम करो, पूरा इक्वेशन क्या बनेगा? फाइनल इक्वेशन, जिस वक्त देश में डिमांड हो रही है उसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है, सुनना पूरी बात है, इंड्यूस कंजम्पशन भी है जो इनकम पर डिपेंड है पूरी तरीके से, लेवल ऑफ इनकम पर, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी तो हो रहा है जो सरकार कर रही है, याद है, 20-20-20, 40-40-40। तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? पूरे ऑटोनोमस एक तरफ लेके आ जाओ, इवन एट जीरो लेवल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? और प्लस बी इंटू वाई, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, भूलना मत। एग्रीगेट डिमांड, अगर आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है किस साइड से? एग्रीगेट डिमांड साइड से। किस साइड से? एग्रीगेट डिमांड साइड से। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो तो रहेगा ही रहेगा। फॉर्मूला नहीं बोलना है यार, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं बोलना। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन कर लें हम लोग एग्जाम्पल के रूप में, तो हमको दिया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, दैट इज ए बार 50 करोड़। 50 करोड़ कितना दिया बेटा? मतलब वही ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात हो रही। और एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, ये दिए 0.2। और लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ वाई, देश में पैसा दिया है 300 करोड़ का। ठीक है, अपने को निकालने बोला 80 यानी एक्स एंड, इसको एक्स एंड भी कहते हैं ना, 80 निकालने बोला। फॉर्मूला बोला क्या है सर? पहले तो मैं ना फटाक से एमपीसी निकाल लेता हूँ। एमपीसी का फॉर्मूला कैसा आएगा? 1 माइनस एमपीएस, 1 माइनस 0.2, तो एमपीसी कितना हो गया? 0.8। फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा ना, इसलिए। टू सेक्टर मॉडल है, तो टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है? एडी निकालते हैं अपन, सी प्लस आई, है ना। और कंजम्पशन फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी और आई तो आपको पता ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बोलना नहीं है आपको, हाँ। ए क्या है बोलो? सी बार क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी क्या है? इंड्यूस कंजम्पशन। बी का आप और क्या बोलते हो? बोलो एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो ऑलरेडी हमारा आ चुका है 0.8, फॉर्मूले में आ चुका है। और इन्वेस्टमेंट्स तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो बोलने की जरूरत नहीं है आपको। हमको क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं, फटाफट फॉर्मूले में डालेंगे, निकाल लेंगे। मैंने फॉर्मूला क्या बनाए थे जल्दी से बताओ सर? एडी इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार प्लस बोलो बी इंटू वाई, था ये फॉर्मूला। तो सी बार दिया है कि हाँ कंजम्पशन ने 50 करोड़ दिया है, एमपीसी भी निकल गया, क्या बी निकल गया, आंसर निकल गया 0.8, और वाई भी है कि आंसर है 300 करोड़। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर? इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग फटाफट, इसको इससे इंटू करेंगे, जो आएगा उससे इसको प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 290 करोड़। आई कहाँ गया? वो ऑटोनोमस है ना, वो होते रहेगा, वो देश में चलते रहेगा।
भूलना नहीं है फॉर्मूला आपका, है ना। पहले एमपीसी निकाल लेना और एमपीसी के बाद में फिर एडी का फॉर्मूला लगाना, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। ये फॉर्मूला है ना, ये बेसिक है, आपको एग्जाम में पूछेगा, आपको आना चाहिए। एक दो फॉर्मूला और बता रहा हूँ, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। एक फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि देश में इतनी इनकम होगी तो उससे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे कितनी इनकम होगी। मल्टीप्लाई होता है ना, अगर हम देश में 100 रुपए डालेंगे तो देश 200 रुपए कमाएगा, 300 रुपए कमाएगा, ऐसा होता है ना। ये भी कंसेप्ट जेएम कीन साहब लेके आए थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आप समझो, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, है ना, अपॉन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंक्रीज चेंज इन, बोलो, इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज मतलब डेल्टा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किस रेशियो से नेशनल इनकम में चेंज आया? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैंने मार्केट में 100 रुपए डाले, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझसे बहुत लोगों ने कमाया होगा ना वो पैसा, फिर वो मार्केट में उन्होंने लेबर को 100 रुपए दिया फॉर एग्जाम्पल, तो लेबर पैसे को खर्च करेगा ना, तो पैसा डबल होगा ना। तो मान लो ये 4 टाइम्स बढ़ा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मतलब मेरे 100 रुपए से मार्केट ने कितने रुपए कमाया, देश ने 400 रुपए, ऐसा एग्जाम्पल है। ये फॉर्मूला मत भूलना आप। तो अगर एक सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट आपको दिया 4,000 करोड़, इतना चेंज आया देश में, और चेंज इन इनकम उससे कितनी ही दिख रही है, 1,600 करोड़, तो वो तो क्लियरली दिख रहा है क्या होने वाला है। उसको अगर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 1,600 करोड़ अपॉन 4,000 करोड़, कितना आएगा, 4 टाइम्स बढ़ा ना। 4,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए तो 16,000 करोड़ लोगों ने पैसा कमाया। ये ध्यान रखो आप लोग, ये फॉर्मूले हैं, भूलना नहीं है आप। मल्टीप्लायर के मल्टीपल फॉर्मूले हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया अपना। एक फॉर्मूला और है मल्टीप्लायर का, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये भी दिया रहेगा तो भूलना मत। ये मल्टीप्लायर के फॉर्मूले हैं, भूलना नहीं है। फिर से रिपीट करो, मल्टीप्लायर के फॉर्मूले हैं, भूलना नहीं है। एक और फॉर्मूला है, के इक्वल्स टू 1/एमपीएस, जो भी वैल्यू रहेगी उसके आपसे निकाल लेना। एमपीसी दिया रहेगा तो इससे निकालना, एमपीएस दिया रहेगा तो इससे निकालना, और अगर चेंज दिया रहेगा दोनों का तो फिर ये जो फॉर्मूला है इससे निकालना, है ना। एग्जाम में दिया रहता है, भूलना मत। क्लियर? ठीक है, बोलो भाई। अभी मुझे बताओ, अगर एमपीसी ज्यादा होगा, आंसर तो इसका फटाक से, अगर एमपीसी ज्यादा होगा, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पैसा कमाया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे होंगे ना अपनी इनकम का पोर्शन, तो यहाँ मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। अगर एमपीसी ज्यादा है तो बोलो बेटा मल्टीप्लायर भी ज्यादा आएगा। इनकम मल्टीप्लाई होगी ना, सब पैसे कमाएंगे, उन्हें के ज्यादा आएगा, लोग अगर खर्च कर रहे हैं तो। और अगर एमपीसी कम है, लोग अगर कम खर्च कर रहे हैं, तो बताइए मल्टीप्लायर भी कम आएगा। इन्वेस्टमेंट, अगर लोग खर्च ही नहीं करेंगे तो इनकम मल्टीप्लाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर, इनकम मल्टीप्लाई नहीं होगी ना, ये भूलना मत। इसलिए बी का बढ़ना जरूरी है, इंड्यूस कंजम्पशन का, इंड्यूस कंजम्पशन का बढ़ना जरूरी है। फॉर्मूले नहीं भूलना है, कैसे निकालना है, तीनों फॉर्मूले बताया जो मल्टीप्लायर के मैंने। क्लियर? खत्म, फिनिश, डन 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 डन। एक चीज तो क्लियर कर लो कि एमपीसी 0 हो सकता है, इंड्यूस कंजम्पशन 0 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एमपीसी 0 हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपने पूरा एमपीएस कर लिया, मतलब पूरा पैसा सेव कर लिया, 1 कर लिया, 1। ये बोलना मत, ओके। मतलब इससे ज्यादा पैसा आपके पास आएगा नहीं है, नो फर्दर इंक्रीज इन इनकम। तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1, खत्म बात। तो ध्यान रखो इसको, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, भूलना मत, बहुत इजी चैप्टर है। कुछ लगेगा तो मेरे से बोलो, फॉर्मूले मत भूलना जो मैंने फॉर्मूले बताया, इतने सारे। मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले, तीनों मत भूलना, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, 1/1 माइनस एमपीसी, 1 एमपीएस। एग्रीगेट डिमांड का सी प्लस आई, फिर सी को बाइफरकेट करेंगे, सी बार प्लस बी इंटू वाई, फिर बी इंटू वाई को हम लोग एमपीसी भी बोल सकते हैं। एमपीसी निकालने के लिए 1 माइनस एमपीएस,
ये भूलना नहीं है। इक्विलिब्रियम के दो फॉर्मूले हैं, AD इक्वल्स टू AS और S इक्वल्स टू I। ठीक है, क्लियर है। सेविंग फंक्शन से अगर निकालने बोला उसने, कंजम्पशन से तो पता है, सेविंग से निकालने बोला तो सेविंग फंक्शन का तो फॉर्मूला को मत भूलना। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग से भी निकालने बोलता है ना कई बार इक्विलिब्रियम आउटपुट, C बार कंजम्पशन तो आता ही है इसमें, ऑटोनॉमस Y तो आएगा नेशनल इनकम, 1 माइनस बी, 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है, MPC। भूलना मत, ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, चलो बाय टाटा, फटाक से रिवीजन कर लो, हेल्प हो जाएगी और सॉल्व कर लेना प्रैक्टिकल क्वेश्चन।